लोग क्या कर सकते हो, एक प्लेन पेपर लीजिए, ठीक है, और उस प्लेन पेपर पर आप लोग ना सोशल वर्क के संदर्भ में या हिस्ट्री के संदर्भ में आप लोग पहले वर्ष लिखिए, जैसे 1869 यानी 1869 आपने लिखा, और फिर उसके आगे आप COS लिख दीजिए, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, और फिर उसके आगे आपने UK करके ब्रैकेट में डाल दीजिए। बस ऐसे करके आप लोगों को लगभग लगभग एक A4 साइज पेपर पे 25-30 फैक्ट लिख लीजिए वर्ष का, ठीक है। अब देखो, आपको ये काम करना है 7 डे। कैसे? आप अपने दीवार पे चिपका दीजिए इस पेपर को, अपने दीवार पर क्या करिए, चिपका दीजिए, ठीक है। और उसके बाद सुबह शाम प्रतिदिन आप जब भी आपको समय मिले, 10 मिनट का समय मिले या 15 मिनट का समय मिले, आप उस पेज को अवश्य देखें। मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि 7 डेज के अंदर अंदर आपका जो A4 साइज के पेपर पे आपने हिस्ट्री लिखा है ईयर के रूप में, 110% आपको याद हो जाएगा। और 1 महीने में कम से कम आपको इस वर्ष के आधार पर, चाहे वो योजना हो, चाहे वो कोई अधिनियम हो, किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो, इसी तरीके से आप नोट करके लिखे, आपको वो चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। अपने दीवार पे आप चिपका सकते हैं, टेप लगा सकते हैं, या कोई फेविक्विक लगा सकते हैं, उससे चिपका के आप ऐसा काम करें, ठीक है। जवाहर जी, ये एक आसान सा तरीका है जो जी मैंने सर। आपको बताया, यही बेटर ऑप्शन है। या तो दूसरी बात, ये एक और तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि या तो जैसे मुझे कैसे याद होता है, मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को पढ़ाता हूँ, फिर UGC को भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, UGC वालों को या आपका कोई नया बैच चला नहीं रहा हूँ, मैं इसको कई बार पढ़ चुका हूँ, इसलिए ये मेरे को याद हो चुका है। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि डेली या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जितनी भी चीज़ें हो सोशल वर्क के संदर्भ में रिवीजन करते रहिए, प्रतिदिन पढ़ते रहिए, तो वो मस्तिष्क में रहेगा। या आप किसी को पढ़ाइए, या आप किसी के वर्ष के बारे में बताइए कि ये वर्ष में उस समय ये बात हुई थी, ये बात हुई थी, ठीक है। तब इससे क्या चीज़ होती है, तभी आपको वो याद रहेगी। या आप किसी को बता रहे हो, या बोल रहे हो, या पढ़ा रहे हो किसी को, ठीक है, इस तरीके से करोगे तो भी वो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यही दो तरीका है, रट्टा मारेंगे अगर आज आप, तो कल फिर भूल भी जाएंगे, 10 दिन बाद फिर भूल जाएंगे। लेकिन जब चीज़ें कोई आप बार बार रिपीट करते हो या प्रैक्टिस में होती है कोई चीज़ें, तो वो जल्दी भूलता नहीं है, याद रहता है ना। भाई म्यूट हो जाओ, भाई म्यूट हो जाओ। हाँ, म्यूट हो जाइए प्लीज़। कोई बच्चा है अनम्यूट है, कौन म्यूट है भाई? बताइए, अनम्यूट कौन है? सिराज? अवनीश है हाँ सर, अवनीश। हो गए अच्छा, सर, कोई हो सर गए। अवनीश भाई हैं, कोई अवनीश भाईजान। चलिए ठीक है, अवनीश जी म्यूट हो जाइए, है ना। तो ये है तरीका याद करने का। और क्योंकि देखो, ऐसे मैंने भी किया है, जो जिस तरीके से मैंने किया है ठीक उसी प्रकार से मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको भी वही तरीका बता रहा हूँ, तो ये सबसे अच्छा मुझे लगता भी है ना। या तो आप पढ़ाएं, या तो फिर आप इसको A4 साइज पे नोट करें, उस तरीके से पढ़ें। बाकी कोई भी चीज़ें आएगी तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, या तो आप उसके वर्ष के बारे में और बच्चों से डिटेल चाहते हैं ना, तो ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए कि 1869 पर कमेंट करें, टिप्पणी डालें, बट ऐसे लिख दो कोई भी एक वर्ष, 1601 1601 पर कमेंट करें, ठीक है। 5 महामंदी क्या है, 5 महामंदियाँ, ठीक है, इस पर कमेंट करें प्लीज़। इसके बारे में कोई बच्चा इन्फॉर्मेशन दे या सर इन्फॉर्मेशन दे, इस तरीके से मैसेज डाल सकते हो, तो कोई ना कोई ज़रूर टाइप करेगा आपके ग्रुप में, है ना। तो उससे आपको क्या होगा, जब जब कोई व्यक्ति दूसरा टाइप करके भेजता है छोटे में, तो आप उसी को पढ़ते हो ना, तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। वही चीज़ अगर आप लिख के पढ़ते हैं, अपने से करके खोज खोज के पढ़ते हैं, तो वो जल्दी याद नहीं होता। जब कोई दूसरा भेजता है तो उसके संदर्भ में आपको जल्दी वो चीज़ें याद होती हैं। खासकर ये साइकोलॉजी का एक प्रकार का आप समझ सकते हो फैक्टर है ना। तो ये चीज़ें, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, पेपर कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एक बार ज़रा बताइएगा, कहाँ तक सॉल्व किया था? याद है किसी को? यही शायद 83 तक ही हम लोगों ने सॉल्व किया था। किसको सॉल्व करना है? यही क्वेश्चन है सर। अच्छा, यहीं से सॉल्व करना है, यहीं से सॉल्व किया जाए। देखिए, जी जी सर। तो आज का ये पहला सवाल, ये पेपर होना था दिसंबर 2024 में, पेपर हुआ 8 जनवरी को, सोशल वर्क 2025, ठीक है। 8 जनवरी 2025 में सोशल वर्क का पेपर हुआ, और इसी पेपर को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 83 पर आ चुका हूँ। आज की ये वीडियो पार्ट 3 है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, कहता है कि वैयक्तिक कार्य में किन समस्याओं को सुलझाया जाता है। देखो, बड़ा आसान सवाल है भाई,
बहुत आसान सवाल है। जरा आप मुझे बताइए कि सोशल केस वर्क में किन समस्या को सुलझाओगे। ये 4 विकल्प है और फिर उसके बाद नीचे सही उत्तर का चयन करना होगा आप लोगों को। बताइए प्लीज, अपने सर प्रस्तुत करें। दूसरा सर सर। इसमें फोर चारों में अच्छा, कुछ बच्चे सभी को कह रहे हैं तो कुछ बच्चे यहाँ पर जो रिप्लाई कर रहे हैं वो कुछ ही ऑप्शनों को, लेकिन मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन कहता है सापेक्षता सीमित समस्या। पहला विकल्प देखिए, सोशल केस वर्क में ये जो सापेक्षता सीमित समस्या लिखा हुआ है, विशेष रूप से कुछ मामलों में सीमित होता है ये। यहाँ जैसे आप ये कह लीजिए, जहाँ वे एक दूसरे के सापेक्ष एक समान गति में हैं, तो उस क्रिया में ये कार्य करता है। पर्टिकुलर कोई व्यक्ति या कोई क्लाइंट अगर समस्या से ग्रसित है तो वो समस्या वहाँ पर जो है उस पर्सन की, तो वो सीमित समस्या हो सकती है। लेकिन अगर मैं कहता ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क में, तो वो समस्या सीमित की बजाय व्यापक हो सकती है, सीमित की जगह व्यापक होती है। लेकिन यहाँ केसवर्क के रूप में बात किया गया है, तो केसवर्क एक शब्द आता है सीमित, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर बल देता है, तो इसलिए ये सीमित समस्या होता है। यानी पहला पॉइंट आपका सही है, गलत नहीं लिखा हुआ है। दूसरी पॉइंट कहता है कि सापेक्षता गंभीर और व्यापक अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक समस्या लिख दिया। बाकी व्यापक लिख रहा था, गंभीर लिख रहा था और सापेक्षता लिख रहा था। ये तीनों बातें जो है ना, ग्रुप वर्क को भी रिलेट कराती हैं और कम्युनिटी वर्क को भी रिलेट कराती हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग अगले पॉइंट पर नजर डालते हैं अंतर्वैयक्तिक में और अंतरावैयक्तिक में, तो आ जाता है केस वर्क। अंतरावैयक्तिक क्या होता है, एक लाइन में सुनिएगा। दो व्यक्तियों के बीच या व्यक्तिगत संबंधों के संबंध में, ठीक है, या व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित है, या दो व्यक्तियों के बीच में विचार कर रहे हैं या उसकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर रहे हैं, या आप अध्ययन कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, तो वो उस क्रिया को अंतर्वैयक्तिक कहा जाता है। तो मैं एक लाइन में बताता हूँ, दो व्यक्तियों के बीच की एक्टिविटी अंतर्वैयक्तिक कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक कहलाती है। दो लोगों के बीच का जो संबंध है, दो लोगों के बीच के जो संबंध है, जैसे परिवार हो गया, प्रेम संबंध हो गया, दोस्ती हो गई, वो अंतर्वैयक्तिक होता है। क्या होता है वो? अंतर्वैयक्तिक होता है। लेकिन एक बात और आ रही है कि अंतरावैयक्तिक क्या होता है। समझिए, एक अंतरावैयक्तिक है और एक अंतर्वैयक्तिक है। अंतरावैयक्तिक यहां दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचार और भावना या अनुभव को आदान प्रदान करना। तो दो या दो से अधिक बीचों में अगर परिवारों की बात करते हैं, जो परिवार के सदस्य है ना, उन पर जब आप कार्य करना शुरू करेंगे, परिवार के सदस्यों पर, तो वो एक्टिविटी कहलाती है अंतरावैयक्तिक। या जैसे हम किसी क्लाइंट का समस्या का समाधान करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि परिवार का ही, पड़ोस का भी जानकारी लेते हैं हम लोग, है ना। पड़ोस की भी इंफॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आसमा अंसारी एक बार म्यूट होइए प्लीज, आसमा म्यूट होइए। जी सर, हो रहे हैं। एक आता है आपका कि सापेक्षता दीर्घकालिक समस्या, है ना, सापेक्षता दीर्घकालिक समस्याएं। देखिए ये भी बड़ा आसान सा टॉपिक है, दीर्घकालिक समस्या। दीर्घकालिक समस्या जैसे कोई गंभीर बीमारी है ना, ऐसी कोई समस्या जो लंबे समय तक हो, अक्सर कई महीने या वर्षों तक बनी है, उसको बोला जाता है। तो जैसे कि समस्याएं तो समाज में बहुत है। एक व्यक्ति की समस्या स्वास्थ्य के संदर्भ में हो सकती है, वो लंबे समय से भी हो सकती है, वो भी व्यक्तिगत कार्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सामाजिक समस्या भी हो सकती है, आर्थिक समस्या भी हो सकती है, राजनीतिक समस्या भी हो सकती है, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, ऐसी बीमारियां कम से कम 1 साल तक चलती हैं और उनके लिए निरंतर चिकित्सा की आवश्यकता होती है। तो वह पार्ट भी व्यक्तिगत कार्य के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए दीर्घकालिक समस्या भी है। तो आप कहोगे ये भी केस वर्क का पार्ट है। संकट और सामग्रीगत पर्यावरणीय हानियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्या, मतलब सिंपल हो गया कि यहाँ पे जो पर्यावरण के संदर्भ में या पर्यावरण से जो चीज़ें प्रभावित होती है या जो हानि को दर्शाती है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान होना, प्रदूषण को दर्शाना, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण होना, ये सभी क्या दर्शाता है? पर्यावरण हानि के संदर्भ में आता है और उससे क्लाइंट हो गया प्रभावित। तो उस दृष्टिकोण में भी आप कह सकते हो कि सोशल केस वर्क की समस्या मानी जाएगी। ठीक है, ये सभी सही विकल्प थे। जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 का चुनाव किया है उनका यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, यानी उनको 2 नंबर मिलेंगे।
आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे 84 नंबर का सवाल, और सवाल 84 का भी इजी है। देखिए, निम्न में से ग्रामीण समुदाय की कौन सी विशेषता नहीं है? और ग्रामीण समुदाय शहरी समुदाय में पढ़ा चुका हूं, जरा बताइए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होना चाहिए प्लीज। ऊर्जा की गति सर। और सर ओके, ऊर्जा, धर्म की आस्था सर। धर्म में आस्था। अरे सर जी, धर्म में ग्रामीण लोगों के ना बहुत मानते हैं ग्रामीण लोग। और ग्रामीण में तो कूट कूट के सर भरा है, कूट कूट के। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं रवि। तो ग्रामीण समुदाय की कुछ खास विशेषता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कृषि, अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है भाई, ये बात सही है। जैसे कम जनसंख्या घनत्व हो गया, ये भी बात सही है। और सहयोग और आपसी संबंध हो गया, सहयोग, क्या बोलते हैं उसको, सहयोग और आपसी संबंध हो गया, आपसी संबंध हो गया। सांस्कृतिक परंपरा हो गई, सांस्कृतिक परंपरा हो गई, ठीक है। आप कह सकते हो पड़ोस और भूमिका हो गया, धर्म आस्था हो गया, सामुदायिक चेतना यानी भी फीलिंग हो गया। ये सभी क्या है, विशेषता है। लेकिन ऊर्जा और गति, और है सर, और। हाँ, ऊर्जा और गति थोड़ी ना ग्रामीण समुदाय की विशेषता है भाई, ये तो बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊर्जा और गति के बीच एक मजबूत संबंध तो होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा का एक वस्तु से उसकी गति के कारण निहित ऊर्जाएं होती है। ये जानते हैं, केमिस्ट्री का पार्ट डाल दिया इसमें, समझो, अलग पार्ट डाल दिया इसमें, ठीक है। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन नंबर 4 अगेन हुआ है, और जिन बच्चों ने जवाब दिया है 4, उन्हीं का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 85, निम्नलिखित में से इसकी शुरुआत किए जाने के क्रम लगाइए। अब देखो, मैं आपको यहाँ पे क्रम बताऊंगा, और इन क्रमों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, है ना, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पोषण अभियान एक है जो 2018 में आया था, सर्व शिक्षा अभियान है जो 2001 में आया था, उन्नत भारत एक अभियान है जो 2014 में आया था, निर्मल भारत एक अभियान है जो 2012 में आया था। अब आप इसी को क्रम में लगा सकते हो, क्रम में आप लगा सकते हो। बताइए कौन सा क्रम सही जाना चाहिए इस प्रश्न का? पहला है सर। पहला। सर देखो सर, म्यूट करवा दो आप, सर म्यूट करवा दो, रिकॉर्डिंग देखने में सर दिक्कत होती है सर। अच्छा जी, म्यूट हो जाइए भाई, म्यूट हो जाइए थोड़ा सा, है ना। चलो, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे देखो, आपने कहा कि पहला सही होगा, तो पहले नंबर पे 2001 आया है, चलो ठीक है, बी कर लिया। फिर 2001 के बाद 2012 आएगा, यानी डी हो गया, सही हो गया। फिर उसके बाद सी आएगा, 2014 हो गया, यानी ये भी सही हो गया। फिर उसके बाद ए आ जाएगा 2018, यानी उसके बाद ये सही होगा। तो सही तो बोला आपने, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, ठीक है। तो ये वर्ष आप याद रखिए, या तो कॉपी पर नोट कर लीजिए, या कहीं इसको नोट करके चिपका दीजिए, या तो आप इसको बार डेली देखते रहिए। तो मेडिकल सोशल वर्क के लिए भी और यूजीसी नेट के बच्चों के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये नहीं तो इनमें से कोई ना कोई एक दो तो आ ही जाएगा आपके, ठीक है। एक इनमें से, ये चारों में से, चारों नहीं, कोई एक या दो तो आ ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगले सवाल पे रुक करते हैं हम लोग। शोध समस्या सामान्य रूप से संबंधित होती है, जरा बताइए। शोध समस्या सामान्य रूप से डैश से संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है? समस्या पाने में अनुसंधानकर्ता द्वारा कुछ कठिनाइयों के अनुभव, है ना। विकल्प नंबर 2 यानी बी सही है। देखो, कठिनाइयों को तैयार समाधान, ये गलत जवाब है। शोध समस्या सामान्य रूप से समाधान पाने में जो अनुसंधान करता होता है, यानी जो आप लोग हैं, सोशल वर्कर हैं आप लोग के द्वारा कुछ कठिनाइयों के अनुभव से संबंधित होता है, और ये सामान्य रूप से इसको माना जाता है, ऐसा सामान्य बात है, ये नॉर्मली इस चीज़ को डिफाइन करता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा कि बी वाला यानी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 86 का। कौन सा मातृत्व स्वास्थ्य से संबंधित धारणीय विकास लक्ष्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर 10 तक के जो गोल हैं, इनको आपको याद रखना है, याद रखिएगा। 1 से 10 के बीच में आ जाएगा, हालांकि कुल टोटल 17 गोल हैं, कुल टोटल 17 है, लेकिन 1 से 10 तक आपको याद रखना है। 2015 से लेकर 2030 तक चलाया गया है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, और सवाल है कि मातृ स्वास्थ्य से संबंधित कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 87 नंबर का,
क्या तीसरा सही होना चाहिए? बताइए। इस प्रश्न का सही विकल्प होगा एसडीजी। आप लोगों का जो गोल है वो तीसरा वाला सही माना जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित किया गया था 17 गोलों में से एक गोल, गोल नंबर 3। गोल नंबर 3, ठीक है। स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के लिए कल्याण को बढ़ावा देना, अतः विकल्प नंबर आपका दूसरा सही जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आपके सामने एक और आता है एसडीजी 8। एसडीजी 8 की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें ना सभ्य कार्य और आर्थिक विकास की बात किया गया है। सभ्य कार्य और आर्थिक विकास की बात कही गई है इस वाले में, 8 वाले में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं एसडीजी 5 की बात करता हूँ तो एसडीजी 5 में बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, ये नोट कर लीजिएगा इसको। लैंगिक समानता का लक्ष्य, समानता का लक्ष्य, ठीक है। और जब बात आती है एसडीजी 1 का तो ये तो सभी बच्चों को पता है, सब लोग जानते हो, गरीबी का अंत, गरीबी का अंत, नो पॉवर्टी, है ना। बस, तो कुल टोटल होते हैं इसमें 17, आपको याद करने हैं 10। ये बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आईएमपी रूप में इस सवाल को रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल आपके सामने पोस्टकार्ड आ गया भी, ये तो लूथर गुलिक का है। जरा बताइए, समाज कल्याण प्रशासन में पोस्टकार्ड के अंतर्गत कौन से जरूरी तत्व हैं? ओके, आपको पोस्टकार्ड के आधार पर सोच के बताना है। बताइए जरा एक बार, आसान सवाल है। सिराज, क्या जवाब देना चाहोगे? सर दूसरा। सर तीसरा होगा सर। तीसरा, ओके। चलिए एक बार जरा ध्यान से सुन लीजिए। पोस्टकार्ड, पोस्टकार्ड में अगर हम पी की बात करते हैं तो हमारे सामने पी फॉर प्लानिंग मीन्स योजना। ओ की बात करते हैं तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब हो गया आयोजन या आप इसे कह लीजिए संगठन। एस फॉर स्टाफिंग यानी कर्मचारी की आप भर्ती यहाँ पे आप कह सकते हैं, है ना। और डी फॉर डायरेक्टिंग यानी निर्देशन आप बोल सकते हैं। सी ओ होता है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, आप बोल सकते हैं तालमेल भी, ठीक है। और आर का मतलब रिपोर्ट और बी का मतलब बजटिंग सर। बजट। बिल्कुल सही जवाब आया आपका। तो ये तत्व है, ये तत्व है, हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें कौन कौन सा है या कौन कौन सा नहीं है। तो जैसे एक तो बजट हो गया आपका, पहला वाला होगा, दूसरा आपका कर्मचारी हो गया यानी स्टाफिंग वाला हो गया, और डी वाला आपका संगठन हो गया यानी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और उसके बाद कोऑर्डिनेशन यानी ई वाला समन्वय होगा। लेकिन देखो कहीं सहयोग शब्द नहीं लिखा हुआ था, इसमें मैंने कहीं सहयोग नहीं पढ़ाया, अभी बताया, बजट बताया है, कर्मचारी बताया है, और आपका संगठन बताया है, ठीक है, और आपको समन्वय बताया है, सहयोग नहीं बोला है। इसलिए ए सी डी ई वाला जिस विकल्प में जाएगा वो विकल्प आपका सही माना जाएगा, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं प्लानिंग के बारे में, तो प्लानिंग होता क्या है? भविष्य की गतिविधियों के लिए एक ना रोड मैप बनाने की समझो प्रक्रिया है, तो उसको हम लोग प्लान करते हैं। कोई काम करने से पहले आपको प्लान बनाना पड़ेगा, बिना प्लान का काम ही नहीं होता है। दूसरा पार्ट आता है स्टाफ का लेकर, दूसरा पार्ट किससे आएगा? संगठन को लेकर। तो अगर हम संगठन की बात करते हैं तो संसाधनों की व्यवस्थित करना और कार्यों का विभाजन करने की जो प्रक्रिया होती है, या जहां डिफाइन किया जाता है स्पष्ट तरीके से जिम्मेदारियों को दर्शाया जाता है, वो संगठन के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। एक होता है कर्मचारी स्टाफिंग, कर्मचारियों की भर्ती हो गया, प्रशिक्षण हो गया, विकास की प्रक्रिया हो गई, वो कर्मचारी या तो स्टाफिंग शब्द आता है। डायरेक्टिंग एक होता है, डायरेक्टिंग कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए, मार्गदर्शन देने की प्रक्रिया में संचार करना, कार्यों को सौंपना, कर्मचारियों का उनका समर्थन करना, ये चीज़ें दर्शाता है निर्देशन यानी डायरेक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बड़ा आसान है, समन्वय, प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पर समीक्षा किया जाता है और फिर आवश्यकता के आधार पर उसमें सुधार किया जाता है, तो वो कोऑर्डिनेशन पार्ट होता है। सर डी फॉर क्या है सर? सॉरी, डी फॉर क्या है सर? डी फॉर डायरेक्टिंग निर्देशन नहीं सर, डी लास्ट में बी फॉर बजट, बी फॉर बजट। फिर उसके बाद रिपोर्ट आपका आता है, मूल्यांकन करना वगैरह डिटेल आ जाएगा।
फिर उसके बाद रिपोर्ट में, उसके बाद आता है बजट लास्ट में। बजट क्या होता है? वित्तीय संसाधनों का मैनेजमेंट की प्रक्रिया होती है, आय व्यय का निर्धारित करना, खर्चों की निगरानी करना, वित्तीय लक्ष्यों को दर्शाना। इस प्रक्रिया में इसका नाम हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये पोस्ट कार्ब है जो लूथर गुलिक के द्वारा बेसिकली दिया गया था। तो बड़ा फेमस रहा ये मैनेजमेंट। सबसे पहले पोस्ट कार्ब में अगर किसी व्यक्ति ने अपना रोल अदा किया है तो वो हेनरी फ्योल का नाम आया था सबसे पहले, है ना। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के संदर्भ में बताया था। लेकिन लूथर गुलिक ने एक कीवर्ड दिया पोस्ट कार्ब, और उसी पोस्ट कार्ब को यहाँ पर इन्होंने लूथर गुलिक महोदय के द्वारा डिफाइन किया गया। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखें, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये सवाल भी, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल में देखिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ए सी डी ई किसी में है कि नहीं है तो सेकंड वाले में, सेकंड वाला विकल्प सही है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर है कि आपको सम्मिलित करना है किताब के आधार पे। बड़ा अच्छा सवाल है। हम चाहेंगे कि इस सवाल के संदर्भ में आप चीज़ों को याद भी रखें, सबसे बेटर माना जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ पर इस पर विचार करिए कि सोशल पॉलिसी क्या है। सोशल पॉलिसी एंड इंट्रोडक्शन, और ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा मैच होता है रिचर्ड टिटमस का नाम, जब भी सोशल पॉलिसीज़ में आता है, यानी 4 नंबर से ये मैच होता है। ठीक है, और रिचर्ड टिटमस महोदय के द्वारा ये कॉन्सेप्ट सन 1998 की प्रक्रिया में बेसिकली दर्शाई भी गई थी, 1998 के दौर में। फिर एक आता है ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वर्क टूवर्ड्स राइट्स बेस्ड प्रैक्टिस आता है, और ये जिम इम्फे का नाम आता है, और जिम इम्फे ने इसे 2001 में लिखा था, जिम इम्फे ने। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखते चलना है, साथ साथ वर्ष भी। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ हंगर एक शब्द आता है, और इस शब्द के बारे में जीन डीजे और अमर्त्य सेन महोदय का नाम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा है। सन 1995 में 1995 में एक बार आया, और इसका एक एडिशन बना था 22 अक्टूबर 2014 में, एडिशन 2014 में इसका एक आया था। ठीक है, तो ये मैच होता है जिन ड्रेजे एंड अमर्त्य सेन, यानी सेकंड वाला। बचता है हमारे सामने एक और, एक्सक्लूडिंग द पुअर को लेकर बात करते हैं। ये पुस्तक पीटर गोल्डिंग का नाम आता है, सन 1986 में आता है। ठीक है, 1986 में। तो हम चाहेंगे कि इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। इसका सही जवाब थर्ड हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 4, 1, 2, 3, ये तो पहला ही विकल्प जा रहा है ना। ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला सवाल देखिए। आधारित सिद्धांत प्रक्रिया के चरण को उचित क्रम में व्यवस्थित करिए। आधारित सिद्धांत की प्रक्रिया, है ना। ग्राउंडेड थ्योरी का नाम सुना है आपने? यस सर। पढ़ाया है ना। अब बताइए जरा, ग्राउंडेड थ्योरी प्रोसेस के आधार पे इसके संदर्भ में बातें कही गई हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना, सीक्वेंस लगाना है। तो देखो, सबसे पहले शोध प्रश्न आपके पास तैयार होते हैं, ये बात सही है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आंकड़ों का संकलन होता है, आंकड़े आप कलेक्ट करते हैं, आंकड़े को आप क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद टीकरण करना, यानी आपका बी पॉइंट। फिर उसके बाद आपका आता है निरंतर तुलना करना। फिर लास्ट में आपका आता है परिकल्पना का परीक्षण करना। तो टेस्ट वगैरह लास्ट में ही होता है, यानी लास्ट में ही इसका बेसिकली परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब सुनिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। ये सवाल हम सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। जैसे देखिए, शोध प्रश्नों के आधार पे अगर हम लोग जब बातचीत करते हैं इस दृष्टिकोण में, तो हम इसे कहते हैं डिस्कवरी क्वेश्चंस, पहले वाले पॉइंट को। दूसरे वाले पॉइंट को कलेक्शन डेटा बोलते हैं। तीसरे वाले पॉइंट को हम लोग जो है कूट करना, यानी आप यहाँ कह सकते हैं काउंटर फैक्टरिंग शब्द या कोडिंग शब्द भी दर्शा सकते हैं इसके संदर्भ में, कूटकरण को लेकर, है ना, या किसी चीज़ को नकल करने के संदर्भ में दर्शा सकते हैं, है ना। और उसके बाद आता है आपका डी, निरंतर तुलना करना, मतलब एक प्रकार से कांस्टेंट कंपैरिजन पार्ट यहाँ पे शामिल है।
फिर उसके बाद आपका एकदम लास्ट पॉइंट बचता है सी, परिकल्पना का परीक्षण करना, यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस यहाँ पर भी लागू हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन कहाँ से, तो ये सवाल है ग्राउंडेड थ्योरी से। ठीक है, कहाँ पर है, ग्राउंडेड थ्योरी से। ग्राउंडेड थ्योरी एक गुणात्मक शोध पद्धति है, ये मात्रात्मक नहीं है। ये क्या है, ये गुणात्मक शोध पद्धति है। इसका उपयोग व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्र करने के लिए किया जाता है। गुणात्मक शोध हम इसलिए करते हैं या थ्योरी इसलिए लागू करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी, जिससे डेटा कलेक्ट हो सके और उसके बाद आप लोग उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें 3 चरण होते हैं। मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। नंबर 1 ओपन कोडिंग, ओपन कोडिंग। नंबर 2 एक्सियल कोडिंग, एक्सियल कोडिंग। नंबर 3 सेलेक्टिव कोडिंग। सेलेक्टिव कोडिंग। ये 3 तरीके के पार्ट होते हैं। ठीक है, सही जवाब क्या जाएगा यहाँ पर, AEBDC, थर्ड, तीसरा वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही है, ग्राउंडेड थ्योरी का। अच्छा, ग्राउंडेड थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, किसी को याद है, बोल सकते हैं अगर याद है तो, वरना मैं आप लोगों को बताऊंगा। नहीं सर। अरे No. सर, याद होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूँ। बर्नी ग्लेसर और एंसलम स्ट्रॉस का नाम आता है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को सन 1960 के दशक में। ठीक है, औपचारिक रूप से ये आया एक पुस्तक के रूप में, एक किताब आई सन 1967 में, और किताब का क्या नाम था, डिस्कवरी ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी। और इस किताब को लिखा किसने, ग्लेसर और स्ट्रॉस दोनों ने लिखा है 1967 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा ग्राउंडेड थ्योरी के संदर्भ में बातें। ठीक है, तो ग्राउंडेड थ्योरी 1967 में किताब के रूप में आई। ठीक है, पुस्तक के रूप में आई, और 1960 के दौरान में इस क्रिया को लेकर एक प्रकार से ग्राउंडेड थ्योरी को उत्पत्ति या उसका एक स्थापना करने के रूप में नाम देखने को मिला, विकसित करने के रूप में 1960 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 91, समाज कल्याण में डैश पर आधारित नहीं होता है, बताइए। समाज कल्याण में फोर्थ है सर, डी। सर चौथा था, चौथा होगा। जनसंख्या की व्यक्तिगत जरूरतें, समाज कल्याण में हम व्यक्तिगत जरूरतें की बात नहीं करते हैं, सार्वभौमिक जरूरत की बात करेंगे, व्यक्तियों की जरूरत करेंगे। व्यक्तिगत का मतलब होता है पर्टिकुलर व्यक्ति, और व्यक्तियों का मतलब होता है कई व्यक्ति, सामान्य कुशल क्षेम शब्द, है ना। तो यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रश्न के आधार पे आपका जो पॉइंट जाएगा वो 4 वाला नहीं है। ठीक है, तो जनरल वेलबींग, वेलबींग का मतलब होता है कुशल क्षेम, वेलबींग व्यक्तियों की ज़रूरत, द नीड ऑफ इंडिविजुअल, और यूनिवर्सल नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये है आपका 4 नहीं है, बस ये चीज़ ध्यान रखिए। कौन सा आधुनिक संगठन सिद्धांत का प्रकार है, सर व्यवहार वाली सर, सी थर्ड, तीसरा बिहेवियर। ओके, चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में अगर मैं आपसे बात करता हूँ व्यवहार संबंधी सिद्धांत, ये आपका शामिल होता है इस संदर्भ में। कहने का बड़ा ही सिंपल पार्ट है
कि विच इज द टाइप ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। आपको बता दें कि आधुनिक संगठन का सिद्धांत का सिस्टम सिद्धांत, एक प्रकार का ये कैसा सिद्धांत है, सिस्टम सिद्धांत। अब परीक्षा में सिस्टम सिद्धांत नहीं आया हुआ है ना। अब यही सिस्टम सिद्धांत क्या करता है, व्यवहारों का यह स्टडी करता है और व्यवहार को बेस बनाकर कार्य करता है, बिहेवियर को, है ना। तो आप कह सकते हैं कि आधुनिक सिद्धांतों में सिस्टम दृष्टिकोण, सामाजिक तकनीकी दृष्टिकोण और आकस्मिकता या स्थितिजन्य दृष्टिकोण को शामिल भी किया गया है। तो इस क्रिया में आधुनिक संगठन के सिद्धांत में दो और दृष्टिकोण आप याद रखिएगा। एक याद रखिएगा आकस्मिकता का शब्द, दूसरा ये दो दृष्टिकोण हैं शामिल किए गए हैं, है ना। दो दृष्टिकोण हैं, इनको बेसिकली शामिल किया गया है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। आधुनिक संगठन का सिद्धांत एक प्रकार से आकस्मिकता का ही सिद्धांत है, 20वीं सदी में डेवलप हुआ था ये। ठीक है। और क्रियाएं भी मैरी रिचमंड लुंडविन वार्टा लाम्फी का नाम देखने को मिलता है यहाँ पर विद्वान में। अगला सवाल, निम्नलिखित परिकल्पना के परीक्षण के चरण है जो उन्हें उचित क्रम में व्यवस्थित करना है, बताइए कौन सा होना चाहिए, बोलिए। नहीं पता? सर सर दूसरा लग रहा है, बी सर लग रहा है सर, बी। ओके। दूसरा परिकल्पना का परीक्षण बताना है और उसके चरण, परिकल्पना का परीक्षण बताना है और परीक्षण करने के कुछ स्टेप होते हैं। ऑप्शन ए। ओके, चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। ऑप्शन ए की तरफ आप झुकाव कर रहे हैं। देखिए, मुख्य रूप से अगर मैं आपसे बात करता हूं, परिकल्पना परीक्षण में जनसंख्या के बारे में किसी दावे का समर्थन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया को शामिल करते हैं। जहां अगर हम बात करें, हमारे सामने आता है सबसे पहले शून्य परिकल्पना, उसके बाद आता है शून्य परिकल्पना तैयार करना, उसके बाद आता है वैकल्पिक परिकल्पना, तीसरा आता है डेटा एकत्र करना, चौथा आता है सांख्यिकी परीक्षण करना, और पांचवा आता है परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। परिणामों के आधार पे निष्कर्ष निकालना, है ना। अब सुनिए, शून्य परिकल्पना क्या है, यानी डी H0। ठीक है। ये वेरिएबल किसी बीच में ना प्रभाव या किसी संबंध के अभाव का कथन है। शून्य परिकल्पना का मतलब है कि संबंध नहीं ठीक बने, संबंध या स्टेटमेंट ठीक नहीं थे, इसलिए शून्य परिकल्पना का सबसे पहले निर्माण होता है। अगर बन गया भाई तो फिर तो बात हम आगे लेके चलेंगे। तो हमारा रोल यही होता शुरुआत में कि H0 वेरिएबल के बीच में प्रभाव और संबंधों को डालने की बात। लेकिन अगर अभाव भी आता है तो उस क्रिया को हमें मजबूत करना पड़ता है। तो सबसे पहले H0 का निर्माण होता है कि संबंध है ठीक ठाक कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, तब तो फिर हमें काम करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले डी वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद वैकल्पिक परिकल्पना है ना। वैकल्पिक परिकल्पना कहीं पर है, बी। ई में है।
अच्छा, यहाँ पे वैकल्पिक परिकल्पना को बेसिकली शामिल नहीं किया गया है ना। तुलना हो जाएगा ऑप्शन बी। एक मिनट सुनिए, पहले एक बात सुन लीजिए मेरी बात, पहले सुन लीजिए। एक होता है, मैंने इसके आधार बता रहा हूँ वैकल्पिक परिकल्पना, तो वो होता है H1। ये ना कथन जिसे आप साबित करने की कोशिश करते हैं या शून्य परिकल्पना का खंडन करता है। जो आपका शून्य परिकल्पना है, जो H0 है, जहाँ पे अभाव है जिन चीज़ों का, ठीक है, उसको ये क्या करता है वैकल्पिक परिकल्पना में, इसका खंडन करता है और सुझाव देता है कि कोई संबंध या प्रभाव है उसके साथ, है ना। अब क्या प्रभाव है, क्या संबंध है, ये हमें रिसर्च में करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि दूध पर पीने से स्वस्थ, क्या शरीर स्वस्थ होती है दूध पीने से, है ना, शरीर स्वस्थ होती है। अब ये बात कहाँ तक सही है, इस पे आपने रिसर्च किया, है ना, क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती है। यहाँ पर आपने उसके संदर्भ में उस खंडन का, उसका सुझाव दिया या उसका खंडन किया, उसके संबंध और उसके प्रभावों को आपने वहाँ पर बताया, तो वो H1 होता है ना। फिर डेटा कलेक्ट करना होता है, डेटा एकत्रित करना, जनसंख्या के सैंपल को प्रासंगिक करते हैं, एकत्रित करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, डेटा चुनने की सांख्यिकी का हम परीक्षण करते हैं, तो वो डेटा कलेक्ट हो जाता है। फिर एक आता है हमारे सामने कि सांख्यिकी परीक्षण करना, ठीक है, तो हम पी मान की अल्फ़ा से तुलना करते हैं, है ना, स्तर को कम या बराबर रखते हैं, तो उस क्रिया में ये चीज़ें बनती है, आपका डेटा एकत्र करना, सॉरी सांख्यिकी परीक्षण बनता है। और एक होता है परिणामों के आधार पर, यानी परिणामों की व्याख्या या रिपोर्ट करें। शून्य परिकल्पना के बारे में ना आप निर्णय के आधार पर निष्कर्ष स्पष्ट रूप से बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट इसके संदर्भ में बनता है। फिलहाल अब हम बात करते हैं इसके आधार पे, सवाल के आधार पे। सवाल क्या कहता है, तो ये बड़ा आसान है। पहले नंबर पे आपने कहा कि भाई शून्य परिकल्पना का निर्माण करना, ये तो इजी हो गया आपका डी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सांख्यिकी परीक्षण को चुनना। अब आपने जो भी डेटा आपके पास आया उसको आपने चुनाव किया या आपने उसको रख लिया, तो वो बी हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ निर्दिष्ट करना। सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल जानते हैं क्या होता है? स्पेसिफाई द सिग्निफिकेंस लेवल है एक, है ना, महत्व स्तर को निर्दिष्ट करता है एक प्रकार से ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि यह मान जो होता है जिसमें शोधकर्ता परीक्षण करने से पहले सेट करता है मान को, डेटा को। आपको मैंने पढ़ाया भी है, दो तरीके के मान होते हैं। एक मान होता है 0.05 होता है और एक होता है 0.01 का मान। इस पर हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं या शोध करते हैं, तो हम आइडेंटिफाई करके उन चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका चौथे नंबर पर सी वाला पॉइंट कि सांख्यिकी परीक्षण की गणना करना, ठीक है। सांख्यिकी परीक्षण का आपने क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। तीसरी वाला पॉइंट कैलकुलेटिंग स्पेशल या स्टैटिक्स टेस्ट का पार्ट होता है इसमें, है ना। और शोध प्रश्न और डेटा प्रकार के उपयुक्त परीक्षण की पहचान शामिल है इसमें, है ना। गणना करते समय उपयुक्त परीक्षण क्या था, माध्य की तुलना करना पड़ता है, वेरिएबल के बीच संबंधों का आकलन करना पड़ता है, ठीक है। आपस में डेटा की जो प्रकार होते हैं उनका हमें सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। टी टेस्ट हो गया, इनेवा का स्क्वायर टेस्ट हो गया, इसमें सहसंबंध परीक्षण होता भी है, ठीक है। सहसंबंध परीक्षण इसमें होता भी है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है ए, आपका ए के बाद आपका सी वाला जो पॉइंट है ये भी सही रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद आता है लास्ट में ई, शून्य परिकल्पना को निरस्त करना या अस्वीकार करना होता है ये, है ना, रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना, नल हाइपोथेसिस। और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ इसमें 0.05, 0.1, है ना। तो शून्य परिकल्पना का आम तौर पर तब खारिज किया जाता है जब साक्ष्य दृढ़ता से सुझाव देते हैं तब, ठीक है। इसे गलत साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है या नहीं सबूत है उसके बारे में, अगर सबूत नहीं है तो फिर उसके बाद आप निरस्त भी कर सकते हैं, स्वीकार के रूप में भी इसको रख सकते हैं। ये लास्ट में आता है स्वीकार और निरस्त करना, ठीक है। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन। एक सवाल आता है 94 नंबर का सवाल, ठीक है। जरा बताइए न्यूमोनिया
को सफलतापूर्वक निष्प्रभावी बनाने संबंधी सामाजिक जागरूकता और कार्य किस वर्ष शुरू किया गया था? ये दो 2019 2020। में। 19 हाँ 2019 है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो 2019 के बारे में बात करेंगे, है ना। फेफड़ों में अगर सूजन आ जाए तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? निमोनिया। हाँ, मेडिकल लाइन का पार्ट है ये, निमोनिया। यही पार्ट इसके संदर्भ में दर्शाया गया है। खांसी, बुखार, है ना, सिर दर्द, थकान जैसे जो बीमारियां हैं, जो सिम्टम्स हैं, ये उन्हीं के लक्षण हैं। ये उन्हीं के क्या हैं? लक्षण हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और निमोनिया एक सफलतापूर्वक निष्प्रभावी बनाने संबंधी सामाजिक जागरूकता का कार्य है, और ये शुरू हुआ था 16 नवंबर 2019 में, है ना, 2019 में। आपने नाम सुना है सांस करके, जी सर, जी SAANS? सर। ये सर सुना है। सुना है ना? मैं आपको बता दूं कि सामाजिक जागरूकता और क्रिया, ये ना एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि सोशल अवेयरनेस, इसका पूरा नाम है, पेपर में हो सकता है पूछ ले आप लोगों से। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस, 16 नवंबर 2019, ये पार्ट इसके संदर्भ में आता है। सामाजिक जागरूकता और कार्यवाही, यही क्रिया। इसका उद्देश्य होता है कि बाल निमोनिया के कारण होने वाली जो मौत है उसको कम करना है, ठीक है भाई। भारत सरकार ने 2014 में ना निमोनिया और डायरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एकीकृत कार्यक्रम चलाया था, ठीक है। डायरिया और निमोनिया को रोकथाम के लिए 2014 में सरकार ने चलाया था। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो डायरिया निमोनिया होती है, उनसे होने वाली मौतों का रोकथाम हमें करना है, ये चीज़ें बताई गई, है ना। तो प्रत्येक देश में निमोनिया से होने वाली शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों में या जन्मों पर 3 से कम दर्शाया गया है ना, 3 से कम दर्शाया गया है। तो ये डेटा के आधार पर मैं आप लोगों से चीज़ें बता सकता हूँ। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है इसके संदर्भ में। तो सही सर ऑप्शन जी, ये रहेगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन के आगे सर क्या है? एक्शंस ही है, एक्शंस लिखा है। सोशल अवेयरनेस और ANS का मतलब है एक्शन, ठीक है, एक्शन। ओके सर, ओके। ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। द फुल फॉर्म देखो, एक पेपर यहाँ में बेसिकली हिंदी में आया था। जिन बच्चे इंग्लिश में जाके कन्वर्ट करेंगे और इंग्लिश में उसका जवाब दे के सेव करके जाते हैं बच्चे, तो पेपर आपके नेट पे या ऑनलाइन पर इंग्लिश में दिखाई देता है। तो ये इंग्लिश में आया हुआ है कि द फुल फॉर्म ऑफ RTE एक्ट 2009 में आया था। इसका पार्ट कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 95। सर राइट टू एजुकेशन। सेकंड सर। हाँ, यहाँ आप में से बच्चों ने विकल्प नंबर 2 का चुनाव किया है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ये विकल्प आपका सही है। भारत में ये अधिनियम 2009 में जब आया तो ये 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत इसको रखा गया है ना। तो राइट टू चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म का नाम, सही विकल्प आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
डैश व्यक्तियों को उन समस्या के बिना अपनी दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करें और जिनका वे वर्तमान में सामना कर रहे हैं, और यह अक्सर समाधान केंद्रित पेशेवर के टूल किट में पाया जाता है। 96। सर स्मार्ट लच। स्मार्ट लच 3 नंबर से। समस्या युक्त वार्तालाप। प्रश्न आपने सही से नहीं पूछे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जवाब भी किसी बच्चे का सही नहीं आया है। चलिए हम बताते हैं जी। 3 नंबर से। चलिए सर सुनिए मेरे से। इस प्रश्न के आधार पे अगर हम लोग जब भी बात करते हैं, सवाल बड़ा आसान होता है। ये सवाल कहता है कि समाधान केंद्रित व्यावसायिक व्यक्तियों को अपनी वर्तमान समस्या से मुक्त भविष्य की कल्पना करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। उन व्यक्तियों को उन समस्या के बिना, ठीक है, अपनी दुनिया की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, ये बात तो सही है। जिनका वे वर्तमान में सामना कर रहे हैं प्रॉब्लम, उनको मोटिवेट करना समस्या से, है ना, डिमोटिवेट ना हो, और उनको समस्या से सामना करना है और उनको समाधान भी करना है, ये बात आती है। ये अक्सर समाधान केंद्रित व्यवसाय के टूल किट में पाया जाता है। तो ये एक होता है चमत्कारी प्रश्न, मिरेकल क्वेश्चन, जो समाधान केंद्रित संक्षिप्त चिकित्सा को दर्शाता है। मैं आपको बता दूं, इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, SFBT के नाम से ये आएगा पेपर में, यानी सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी। ठीक है, सुनिएगा। ये समाधान केंद्रित संक्षिप्त चिकित्सा के एक केंद्रीय अवधारणा है। यह चमत्कारी प्रश्न या मिरेकल प्रश्न जैसी तकनीकों के माध्यम से प्राप्त होता है। ये चमत्कारी प्रश्नों जैसी टेक्निक होती है, उसी से प्राप्त होता है। बेसिकली होता क्या है इसमें, क्लाइंट को उसके वांछित, क्लाइंट के उसके सकारात्मक भविष्य, सकारात्मक भविष्य की कल्पना करने में मदद करता है। भविष्य की कल्पना करने में क्या करता है, ये मिरेकल क्वेश्चंस मदद करता है। और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्ट्रेंथ और समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है, ये है ना। चमत्कारी प्रश्न होता क्या है, ये क्लाइंट की या क्लाइंटों को एक ऐसी दुनिया की कल्पना करने इसको कहता है कि जहां उनकी समस्या गायब हो जाए और उनके लक्ष्य प्राप्त आसानी से हो जाए, और इससे उन्हें अपने इच्छित या सकारात्मक या वांछित भविष्य की कल्पना करने और उस तक पहुंचाने के लिए आवश्यक स्टेप की पहचान करने में मदद करता है ये मिरेकल क्वेश्चन। तो इस प्रश्न में ये सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। दूसरा है स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल एक ऐसे लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ढांचा है जो विशेष मापने योग्य या प्राप्त करने योग्य और प्रासंगिकता और समयबद्धता को दर्शाता है। स्मार्ट लक्ष्य, स्मार्ट का पूरा नाम पता है, फुल फॉर्म स्मार्ट गोल का SMART। पेपर में स्मार्ट का भी नाम आ जाता है। तो S से आपका क्या होगा, S से क्या होगा, स्पेसिफिक, हाँ। और M से क्या होगा, मेजरेबल। मेजरेबल, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। और A से अकाउंटेबल सर, नहीं, अचीवमेंट। हाँ। और R से रिलेवेंट। और T से ट्रांसपेरेंट सर, टाइम। ट्रांसपेरेंट नहीं, टाइम बॉन्ड होता है, समय होता है ना सर।
तो ये चीज़ें होती है। पेपर में ये भी सवाल आ चुका है स्मार्ट लक्ष्य वाला भी, स्मार्ट लक्ष्य वाला, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। कभी कभी स्मार्ट में आर का मतलब पूछ लेता है, यूजीसी में ही पूछा गया है, शायद इसी पेपर में पूछेगा, अभी आपको आगे मिल जाएगा स्मार्ट का में आर का मतलब। ठीक है, ये चीज़ें दर्शाई गई हैं, तो ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, और उसके बाद आपका अचीवेबल होता है, हाँ अचीवमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, एक्शनेबल भी कहा जाता है अचीवमेंट को, मतलब क्रिया होती है। ठीक है, रियलिस्टिक और रिलेवेंट जैसे शब्द को भी दर्शाता है, और टाइम बॉन्ड भी दर्शाता है। ये शब्द आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में। ठीक है, और ये ना एक विशेष मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, वही क्रिया एक निश्चित ढांचे को दर्शाया जाता है इसमें, एक निश्चित क्रमबद्धता को दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है, एक आता है, अगर हम बात करते हैं तो आता समस्या मुक्त वार्तालाप, है ना। समस्या मुक्त मतलब एक परेशानी मुक्त वार्तालाप कह लीजिए, इसे हैसल फ्री कन्वर्सेशन कहा जाता है। और मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये वह क्रिया होती है जो स्वाभाविक और आकर्षक और भाग लेने में आसानी लगती है, बिना किसी अजीब या दबाव के आप क्रियाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, क्रियाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इन संदर्भों में ये नाम हम लोगों को देखने को मिलता है, समस्या मुक्त वार्तालाप। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो 4 वाला होगा। अच्छा सवाल था, इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो स्मार्ट लक्ष्य और दूसरा ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परिवार मनोशिक्षा हस्तक्षेप पद्धति कौन से विषयों के बारे में विस्तार से सहयोगी या उपयोगी या उपयोग की जा सकती है या उपयोग होती है, बताइए। परिवार मनोशिक्षा हस्तक्षेप, पुनर्वास। 2 नंबर। ओके, और भी कोई लोग हैं जो इस प्रश्न मनोविकल्प। चलिए देखिए, यहाँ ना सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 97 का, कि परिवार मनोशिक्षा हस्तक्षेप पद्धति में कौन से विषय के बारे में विस्तार से उपयोग किया गया है। तो वह पार्ट आपके सामने बनेगा मनोविदिलता, मनोविदिलता। अच्छा, ये होता क्या है, जरा एक बार इसको सुन लीजिए। जैसे रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास होता है, ये पार्ट नहीं शामिल होगा। एक होता है साइकोसिस करके, और इस साइकोसिस में ये शब्द मनोविदिलता शामिल है। और द्विध्रुवी विकार होता है, जिसको हम लोग बायोपोलर डिसऑर्डर के नाम से जानते भी हैं, बायोपोलर डिसऑर्डर के नाम से। और विविधीकरण, है ना, विविधीकरण, ये जो है डाइवर्सिफिकेशन शब्द से रिलेट होता है ना, डाइवर्सिफिकेशन शब्द को ये दर्शाता है। अब एक क्या है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये। ठीक है, देखो रिहेबिलिटेशन आप सभी लोगों को मालूम है, आप सभी लोग जानते हो इसके बारे में कि पुनर्वास किन शब्दों को दर्शाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे बीमारी या चोट या विकलांगता के कारण खोई या बिगड़ी हुई जो क्षमता है दोबारा उस कार्य में वापस लाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि भाई हमने ये पुनर्वास कर दिया, रिहेबिलिटेट कर दिया, उस शब्द में नाम लिया जाता है। एक होता है बायोपोलर डिसऑर्डर, इसको द्विध्रुवी कहते हैं, ये एक प्रकार से मैनिक डिप्रेशन होता है, बायोपोलर डिसऑर्डर, है ना, एक मैनिक डिप्रेशन होता है। ये गहरा अवसाद भी आप इसका नाम ले सकते हो। ये ना अगर मैं आपसे कहूँ, इस बीमारी से मरीज को जो दशा होती है वो बदलती रहती है, जिससे ना बहुत ज़्यादा अवसाद से घिर जाता है ना, बहुत ज़्यादा अवसाद से बेसिकली क्या होता है, ये घिर जाता है। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति इसके संदर्भ में आता है। ठीक है, बायोपोलर डिसऑर्डर के अंतर्गत। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे और चौथे वाले विकल्प के आधार पे विविधता के बारे में, है ना, तो एक व्यापक संदर्भ है, समग्र जोखिम को कम करता है, ये समग्र जोखिम को कम करता है, समग्र जोखिम को क्या करता है, ये कम करता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। लेकिन यहाँ जो साइकोसिस शब्द दिया गया है, ये जो है साइकोटिक एक डिसऑर्डर होता है, मनोविकार या मनोविदिलता, दोनों बात एक ही है ना, जहाँ डिप्रेशंस, दुश्चिंता यानी एंजाइटी, द्विध्रुवी
ऐसे बीमारी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और यहाँ बात यही थी कि परिवार मनोशिक्षा अगर हस्तक्षेप की पद्धति परिवार के साथ आपको अगर लगाना है, फैमिली के साथ, तो आपको यही थेरेपी लगानी पड़ेगी। ठीक है, साइकोसिस, या आप इसे मनोविदिलता कह सकते हैं। कहीं कहीं इसको अवसाद का भी नाम दिया जाता है, सिजोफ्रेनिया भी इसको बोल सकते हैं, है ना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि सामाजिक समूह कार्य एक ऐसी विधि है जिसमें समूह का प्रयोग डैश के रूप में परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। सामाजिक समूह कार्य एक मेथड है, अब मालूम है आप सबको, सहायक प्राथमिक पद्धति है ये, और इसका प्रयोग बताइए डैश के रूप में परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 बता रहे हैं आप, ओके। और भी टेक्निकल सर दूसरा माध्यम। 1 सर उपकरण सर। तीन उपकरण। टेक्निकल देखिए सवाल आप तकनीकी। समझ नहीं पाए हैं। माध्यम है सर। हाँ, माध्यम है। क्या है ये? माध्यम है। सुनिए, सामाजिक समूह कार्य ना एक विधि, एक ऐसी विधि है जिसमें ना सहयोगात्मक समस्या समाधान के माध्यम से बेहतर समाज कार्य और व्यक्तिगत विकास और पारस्परिक सहायता प्राप्त करने के लिए समूहों का उपयोग किया जाता है। तो ये माध्यम, ये सेंटेंस में आपको भरना था, ये आपको ना विकल्प में भरना था कि सामाजिक समूह कार्य एक विधि तो है, ये तो आपको मालूम भी है, वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर ने दिया है, प्राथमिक विधि है ये। और इसका प्रयोग जो है, समूह का प्रयोग जो है माध्यम के रूप में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ट्रीटमेंट यानी किसका? सहयोगात्मक समस्या समाधान के माध्यम से, ठीक है, बेहतर समाज कार्य और व्यक्तिगत विकास और पारस्परिक सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, ठीक है, माध्यम। आगे क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, सवाल बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, आप लोग खुद बता दोगे। समाधान केंद्रित संक्षिप्त एक चिकित्सा है, इसके क्रियान्वयन के लिए 5 चरण दिए गए हैं, उचित क्रम में बताइए। 5 चरण में से उचित क्रम कौन सा होगा? देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो यहाँ एक शब्द आ रहा है मूल्यांकन, और ये आपका लास्ट में ही आता है मूल्यांकन ई, है ना, लास्ट में ही आता है। और देखो मूल्यांकन, बेसिकली मूल्यांकन से पहले हम फीडबैक वगैरह लेते हैं। क्या लेते हैं? फीडबैक वगैरह लेते हैं, तभी तुम इवेल्युएट कर पाएंगे। इसलिए आप कहेंगे कि लास्ट से जहाँ पे ई और डी ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। ये आपका लास्ट से है। डी ई में आपका देखिए, अगर हम बात करते हैं तो एक तो दूसरा गया है और एक तो चौथा गया है, ठीक है। अब आइए पहले नंबर पर। पहला नंबर कहता है सेवा उपयोगकर्ता समाधान जो है उन्मुख कार्य की दिशा में जाते समय समस्या का वर्णन संक्षेप में करते हैं, ठीक है। संक्षेप मतलब होता है एक प्रकार से मेन कीवर्ड्स या मेन पॉइंट के रूप में। तो आपका ए होगा शुरुआती में, ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, सेवा उपयोगकर्ता भली भांति तरीके से तैयार किए गए लक्ष्यों को विकसित करने के लिए अपनी प्राथमिकता वाले भविष्य का वर्णन करता है। तो आपने अध्ययन किया संक्षिप्त में, 10 गोल मिले, उसमें से आपने क्या किया, 2 या 3 या 4 को आपने टारगेट किया, प्रायोरिटी दी, तो यानी आपका दूसरा हो गया। तो ए और बी पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद सी आ जाएगा, तो सी हो जाएगा पहचान करना, समस्या समाधान, समस्या का अनुभव ना कर रहे या कुछ सीमा तक अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हों, तो उस क्रिया को दर्शाएगा, ठीक है। तो ये आपका ए बी सी डी ई होगा। और यहाँ ऑप्शन में देखिए 4th वाला विकल्प जो जा रहा है ये आपका सही है, ए बी सी डी, ठीक है, ये ऑप्शन सही जाएगा। समस्या समाधान के लिए ये चीज़ें होती है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, 10 गोल में से एक गोल को चुनाव करते हैं या 2 गोल का चुनाव करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, समस्या पहचान करके उस पर अपना कार्य जो है संचालित कर देते हैं, यानी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। अब एक्टिविटी के बाद आप लास्ट में पहुंचते हो तो फीडबैक और मूल्यांकन भी करते हो, ठीक है। चौथा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट लीजिए आज का, अंतर्राष्ट्रीय समाज कार्यकर्ता संघ, ये मैं आपको अभी हाल ही में पढ़ाया हूँ, है ना, यूनिट नंबर 1 का पार्ट है, ये पढ़ा चुका हूँ।
कहता है कि IFSW इंटरनेशनल फेडरेशन हाँ तथा अंतर्राष्ट्रीय समाजकार्य विद्यालय संघ द्वारा हाल ही में दी गई परिभाषा में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समाज न्याय। तो पहला सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व जोड़ा गया था। बिल्कुल सही तुक्का मारा। अगर आपने तुक्का मारा है तो ठीक है, अगर पता है तो भी नहीं सर, तुक्का नहीं मारा सर। चलो बहुत बढ़िया है। मुझे लगा कि तुक्का मारे होंगे आप। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट यही है। एक आप लोगों ने नाम सुना है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्कर्स, इसको हम लोग बोलते हैं ये नाम IASSW, और एक होता है IFSW। इन दोनों, ठीक है, इन दोनों ने हाल ही में अपनी एक परिभाषा दिया समाज कार्य के, और उसमें परिभाषा में शब्द जोड़ा है सामूहिक उत्तरदायित्व शब्द। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व शब्द। ठीक है, अच्छा ये कब जोड़ा था ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये अपडेट हुआ है 2019 में। कब जोड़ा था? 2019 में। ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान में रखना है इसके संदर्भ में, है ना भाई। 2019 में ये क्रियाएं बेसिकली देखने को मिली थी हम लोगों को। ठीक है, आगे बस आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है ना। आगे हम लोग यहाँ से कल से करेंगे 101 नंबर से सवाल। 50 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, आप लोगों के। थैंक यू सर। ठीक है, कोई बात नहीं।